आज फिर माया का पारा 7वें आसमान पर था। गुस्से में लाल पीली माया तमतमाई सी कमरे में तकियों को उठाकर फेंक रही थी और रसोई में गई तो बर्तनों को बेवजह पटक रही थी। अनुज के लिए माया का ये व्यवहार कोई नया नहीं था। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आती थी तो माया अपना गुस्सा ऐसे ही कमरे के सामान पर, रसोई के बर्तनों पर निकालती थी। दोनों बच्चे हर्ष और कवि अभी स्कूल से नहीं लौटे थे। अनुज बहुत देर तक बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर सिगरेट सुलगाता रहा। उसे लग रहा था कि माया शायद बाहर आकर एक बार तो उससे बात करेगी, लेकिन जब माया बाहर नहीं आई, मुंह फुलाकर अंदर ही बैठी रही, तो अनुज अपनी कार उठाकर बेवजह सड़कों पर घूमने लगा। अनुज को माया का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। वो पिछली बातों को याद करने लगा। जितनी भी ऊपर की कमाई थी, सब बातों का माया को पता था। तब तो माया अनुज से कभी कुछ नहीं कहती थी, बहुत खुश रहती थी और खुशी खुशी सब काम करती थी। हर करवा चौथ पर माया को अनुज कोई न कोई गहना गढ़वा कर देता था। हर गर्मियों की छुट्टियों में अनुज और उसका परिवार घूमने जाता था। दोनों बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते थे। माया कोई अनपढ़ गंवार महिला नहीं थी। उसे अच्छे से पता था कि ये गहने और महंगे शौक अनुज के वेतन में पूरे नहीं हो सकते हैं। मगर माया यही बोलती, अरे अनुज, तुम क्या कोई अनोखा काम कर रहे हो? सब करते हैं, और ये तो सरकारी नौकरी के साथ मिलने वाला एक इंसेंटिव है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। हमारा अच्छे से पूरा हो जाता है। हम अपने बच्चों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इसमें गलत ही क्या है? मगर आज जब अनुज ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है। अनुज जब अपने बॉस रामचरण के पास गया तो वो बोले, तुम्हें देख समझकर रिश्वत लेनी चाहिए थी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साइन तो तुम्हारे अप्रूवल के बाद ही होते हैं। तुम खुद हैंडल करो जो भी करना है। अनुज को समझ आ गया था कि इस चक्रव्यूह में वो अकेला है। उसने आवाज़ को भरसक नरम बनाते हुए कहा, सर, मगर आप तो सब जानते हैं कि जो भी हर फाइल को पास कराने पर मिलता था उसमें सबका हिस्सा होता था। मैं अकेले उसका रखवाला नहीं था। रामचरण रूखे स्वर में बोले, मगर तुम्हारी नौकरी बचाने के चक्कर में मैं खुद को तो मुसीबत में नहीं डाल सकता हूँ। मेरे भी बीवी बच्चे हैं। मुझे कुछ हुआ तो पीछे से उन्हें देखने वाला कोई भी नहीं है। तुमने इस कांड को किया है, तुम ही इसे सुलझाओ। अनुज अपने बॉस को एकटक देखते रह गया। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। भागीदार सब थे और भुगत मैं रहा हूँ। वो थके कदमों से बाहर निकला। दफ्तर के सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे उसने किसी का खून कर दिया हो। सबकी ऐसी दृष्टि उसे अंदर तक झिंझोड़ रही थी। अनुज चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता था कि इस हमाम में सब ही नंगे हैं, मगर तुम लोग अब तक पर्दे से ढके हुए हो। तुम्हारा भी एक दिन पर्दाफाश जरूर होगा। बाहर मनोज और अमित आराम से बैठकर गुटखा खा रहे थे। आज अनुज को देखकर वो दोनों चपरासी ना तो वो खड़े हुए और ना ही उन्होंने सलाम ठोका। अनुज को समझ आ गया कि इन्हें भी पता चल गया है। सब मोह माया एक झटके में निकल चुकी थी। अनुज की जो वो सबसे लगाए बैठा था, यहाँ तक कि खुद की अपनी पत्नी से भी सब उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। अनुज को घर जल्दी देखकर उसकी पत्नी माया त्योरियां चढ़ाते हुए बोली, क्या किसी टूर पर जाना है? इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? अनुज ने माया को बुझे स्वर में बोला, मेरे खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई है। मुझ पर मुकदमा चलेगा। तब तक के लिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। माया की आंखें फटी रह गईं। चौंक कर बोली, हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? सारी दुनिया रिश्वत लेती है, मगर तुमने ऐसा क्या किया कि पकड़े गए? खर्चे कैसे चलेंगे? बच्चों का क्या होगा? मेरे तो सारे सपने मिट्टी में मिल गए। लेकिन अनुज, जब तुम्हें पता था कि ऐसा भी हो सकता है तो क्या ज़रूरत थी? हम तो कम में भी काम चला लेते, लेकिन तुम ही हमें ऐसो आराम देने के चक्कर में लगे रहे। माया ऐसे बोलते हुए, पैर पटकते हुए
रसोई में चली गई और बर्तनों को पटकने लगी थी। और उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया था और मुंह फुलाकर कमरे में पड़ी रही। यूं ही बेवजह सोचों में डूबा हुआ इधर से उधर घूम रहा था वो। उसे होश तब आया जब उसकी कार घुर्र घुर्र करके एक मोड़ पर रुक गई थी। अनुज ने देखा डीजल खत्म हो गया था। वो ऐसे ही कार में बैठा रहा। मन ही मन अनुज को लग रहा था कोई तो घर से फ़ोन करेगा, माया को मेरी जरा तो फिक्र होगी। मगर जब रात के 9 बजे तक कोई फ़ोन नहीं आया तो अनुज ने किसी तरह से कार में डीजल भरवाया और घर की दिशा में कार मोड़ दी। अनुज को ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। जब सोचते सोचते वो घर पहुंचा तो घर पर मौन पसरा हुआ था। अनुज को बहुत तेज़ भूख लग गई थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। रसोई में लाइट जलाकर देखा तो कुछ नहीं मिला। मजबूरीवश अनुज ने बेडरूम की लाइट जलाई और माया से कहा, रसोई में कुछ भी नहीं है, क्या बात है? माया, आज खाना नहीं बनाया क्या? माया अपनी सूजी हुई आंखें मलते हुए बोली, यहाँ पर हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और तुम्हें खाने की पड़ी है? कोई खाना वाना नहीं है यहाँ। किसी से कुछ डिस्कस किया तुमने कि आगे क्या करना है, कैसे करना है? कितने फ़ोन कर चुकी हूँ मगर तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अनुज गुस्से में बोला, नौकरी से सस्पेंड हुआ हूँ, मरा नहीं हूँ। तुमने बच्चों को भी भूखा ही सुला दिया है और मैं भी इतना भूखा हूँ। चलो जल्दी से पुलाव बना दो। अनुज का गुस्सा देख बिना इच्छा के माया रसोई की तरफ चल पड़ी। अनुज ने बच्चों के कमरे में लाइट जलाई तो देखा दोनों बच्चे हर्ष और कवि जगे हुए थे। कवि अपने पापा को देखकर बोली, पापा, मम्मी आज बहुत उदास थीं इसलिए खाना नहीं बना, पर बिस्कुट खाने के बाद भी बहुत भूख लगी हुई है। माया ने बुझे मन से पुलाव बनाए तो रात के 10 बजे बच्चों और अनुज ने खाना खाया। अनुज ने माया को भी कहा, तुम क्यों नहीं खा रही हो? माया बोली, मेरे गले से तो नहीं उतरेगा खाना। मुझे तो ये सोच सोच कर फिक्र हो रही है कि जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा, कितनी बदनामी होगी हमारी। जितना नाम कमाया था सब मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा तो दिल फटा जा रहा है सोच सोच कर। अनुज बोला, तुम बस बच्चों की फ़िक्र करो, किसी को क्या कहना है मैं खुद बोल दूँगा। इन सब की तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खाने के बाद अनुज जब बिस्तर पर लेट गया तो माया अनुज से बोली, भैया से कल बात कर लेना, उनकी पहचान में कुछ अच्छे वकील भी हैं। मुझे तो सपने में भी भान नहीं था कि तुम दूसरों का गला काट कर ये पैसे लाते हो। अनुज सब कुछ सुनता रहा और माया की बातों से उसका सिर जब दर्द से फटने लगा तो वो बाहर ड्राइंग रूम में बैठ गया। करीब 2 बजे रात को जब वो अंदर गया तब तक माया सो चुकी थी। वो भी सो गया। सुबह अचानक माया की बड़बड़ से अनुज की आंखें खुली। बच्चे स्कूल चले गए हैं, तुम कब तक पड़े रहोगे? अनुज उबासी लेते हुए बोला, मैं कल पूरी रात ठीक से नहीं सो पाया था और अब भी तुम मुझे उठाने लगी हो। एक कप चाय बना दो जल्दी करके। चाय पी लेने के बाद अनुज घर से निकल पड़ा। वो निरुद्देश्य पहले इधर उधर घूमता रहा और फिर एक वकील से सलाह लेने पहुंच गया। वकील से अनुज को कोई आशा भरा जवाब नहीं मिला। अनुज का बिल्कुल मन नहीं था कि वो माया के मायके वालों से मदद ले। वो उनका कोई भी एहसान नहीं लेना चाहता था। जब अनुज 3 बजे घर पहुंचा तो देखा माया के भाई भाभी और माता पिता आए हुए हैं। अनुज ने माया की तरफ शिकायती नज़रों से देखा, पर माया नज़रें चुराते हुई रसोई में चली गई। माया के बड़े भाई अनुज से बोले, अब आगे क्या सोचा है? अनुज बोला, क्या सोचूंगा, जब तक मामला कोर्ट में है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आधा वेतन मिलता रहेगा, अब बस उसमें ही काम चलाना पड़ेगा। माया की माँ रुआसी सी बोली, अरे मेरी बेटी कैसे काम चलाएगी, कैसे बच्चों के पूरा करेगी? वो कितने खर्चे हैं बच्चों के साथ, अब कैसे पूरे होंगे? माया का बड़ा भाई बोला, अनुज
थोड़ा स्मार्टली काम करा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। कल मैं तुम्हें सुखदेव के पास ले चलूँगा। उन्होंने ऐसे बहुत से केस निपटाए हैं, तुम उनसे बात करना, देखते हैं कोई रास्ता निकल आए तो। माया के पिता बोले, अरे भाई, मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि ऊपर की कमाई हराम की होती है और हराम कमाई पचती नहीं है, एक ना एक दिन लेकर ही डूबती है। अब भुगतो, कोर्ट कचहरी के चक्कर वो अलग और बदनामी सो अलग। माया रोते हुए बोली, पापा, मैंने तो कभी अनुज से कुछ नहीं मांगा, मैं तो ऐसे ही अपना काम चला रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ये सब करता है। अनुज माया को जलती आंखों से देख रहा था। माया की बातों से उसका खून खौलने लगा था। उसके घर वालों के जाने के बाद वो बोला, माया, तुमने झूठ क्यों बोला? क्या तुम्हें पता नहीं था? तुमने एक बार भी मुझे नहीं टोका। क्या तुम्हारे ये महंगे शौक़ मैं अपने वेतन में पूरा कर पाता? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें खुद ऐशो आराम चाहिए थे, तुम भी इसमें बराबर की भागीदार हो। तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को ये अच्छे से पता था, मगर अब जब मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है तो तुम सब लोग पल्ला झाड़ रहे हो, सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। माया भी रूखे स्वर में बोली, मर्द तो वो होता है जो बाहर की बातें बाहर ही सुलटा ले। जब घर में तुम ये सब समस्या लेकर आए हो तो मैं भी तो किसी ना किसी से तो कहूँगी ना। इसमें तुम अपने ईगो पर क्यों ले रहे हो? एक बार भैया से मदद ले लोगे तो कोई छोटे नहीं हो जाओगे, मदद तो लेनी ही पड़ती है ना। अनुज को अच्छे से पता था माया से बहस करना बेकार है और इस बहस का कोई तोड़ भी नहीं है। वो कार लेकर बाहर निकल गया। कार चलाते हुए वो मन ही मन सोच रहा था कि इतना तो अभी भी है उसके पास कि अगर 1 साल तो वेतन ना भी मिले तो भी वो अपना और अपने परिवार का 1 साल तो आराम से खर्च चला सकता है। मगर हाँ, ऐशो आराम पर थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। ये सोचते सोचते उसने घर की दिशा में कार दौड़ाई तो देखा अंजलि तेज़ तेज़ कदमों से चली जा रही थी। अनुज ने कार रोकते हुए कहा, अंजलि, घर ही जा रही हो ना हर्ष और कवि को पढ़ाने? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो कार में बैठ जाओ। अंजलि अनुज के दोनों बच्चों को ट्यूशन देती थी। अंजलि के बारे में अनुज अधिक कुछ नहीं जानता था, मगर अंजलि के होठों पर सदाबहार मुस्कान थिरकती रहती है जो अनुज को बेहद पसंद थी। कार से उतरते हुए अंजलि ने सौंधी मुस्कान के साथ अनुज को धन्यवाद दिया। अनुज भी अंजलि के पीछे पीछे चला गया। वो दोनों बच्चों को बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाती थी और उन्हें प्यार भी बहुत करती थी। अंजलि जैसे ही पढ़ा कर जाने लगी, माया दंदनाती हुई आई और बोली, अंजलि, अगले महीने से हम इतनी फीस नहीं दे पाएंगे। अंजलि ने प्रश्नवाचक नज़रों से अनुज की तरफ देखा तो माया बोली, थोड़ी निजी बात है। अंजलि ने अपने घुंघराले बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा। सौंधी हंसी के साथ कहा, कोई बात नहीं, अगर 1 आध महीने की बात है तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि हर्ष और कवि पर मैंने बहुत मेहनत की है। माया कंधे उचकाते हुए बोली, ना जाने कितना समय लगेगा। अंजलि जाने लगी तो अनुज उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अंजलि बोली, अरे आप क्यों इतनी तकलीफ़ उठा रहे हैं? अनुज बोला, क्योंकि मैं अपनी नौकरी से सस्पेंड हो चुका हूँ, खाली हूँ, यूँ ही घूमता रहता हूँ, तुम्हें ही छोड़ देता हूँ, कम से कम तुम जल्दी तो पहुँच जाओगी, एक पुण्य ही कमा लूँ, क्योंकि जब तक केस चलेगा तब तक मैं समाज और अपने परिवार की नज़रों में अपराधी हूँ। अंजलि थोड़ा सा अचकचा गई, मगर फिर संभलते हुए बोली, अरे तो क्या हुआ, ये उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, इसने कभी घबराना इनसे थोड़ी चाहिए। अनुज उदास हंसी हंसते हुए बोला, हाँ, मगर माया के हिसाब से तो मैं ही दोषी हूँ इन सब चीज़ों का। अंजलि बोली, एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे? अनुज बोला, ज़रूर पूछो। अंजलि झिझकते हुए बोली, क्या आप सच में दोषी हैं? अनुज बोला, हाँ हूँ, मगर इस बात के लिए क्या अब फांसी पर चढ़ जाऊँ? मैं अपने परिवार को सब सुविधा देना चाहता था, मेरे परिवार में सबको पता था, मगर तब सब लोग मज़े कर रहे थे, आज हर कोई मुझे दोष दे रहा है। अंजलि धीमे स्वर में बोली, जो चीज़ गलत है वो सदैव गलत ही रहेगी, चाहे पूरी दुनिया कर रही हो। अनुज व्यंग करते हुए बोला, अरे मैं तो भूल गया था कि मैं ही गलत हूँ।
अंजलि बोली, गलत आप नहीं हैं, आपकी सोच है। समस्या आई है तो स्वीकार करें और उस पर काम करें। खुद को या दूसरों को दोषी मानने से इसका समाधान नहीं हो पाएगा। और हाँ, जब तक मुझे नया ट्यूशन नहीं मिल जाता तब तक मैं कवि और हर्ष को 50% फीस में भी पढ़ा दूंगी। अनुज पूरी रात अंजलि के बारे में सोचता रहा और ना जाने रात के किस पहर में उसकी आंख लग गई थी। अब अनुज का ये रोज का नियम हो गया था कि वो सुबह उठकर बच्चों को तैयार करता, फिर नहा धोकर वकीलों के चक्कर काटता, मगर कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। हर रोज़ शाम को अनुज बड़ी बेसब्री से अंजलि का इंतज़ार करता था। ना जाने क्यों अनुज को अंजलि की मीठी मुस्कान बेहद सुकून देती थी। अंजलि को देखकर वो अपनी टेंशन भी भूल जाता था। कितना सुकून है अंजलि के चेहरे पर, कितनी पवित्रता है उसकी बातों में। रात दिन माया के तानों से अनुज उकता चुका था। माया को लगता था जब से अनुज का कोर्ट में केस चल रहा था तब से अनुज ने खुद को सबसे दूर कर रखा था। अगर अनुज रात में माया के करीब भी आने की कोशिश करता तो माया उसे झिड़क देती। बस मेरी जगह इतनी ही है तुम्हारे जीवन में, बस हमारा रिश्ता इन्हीं ज़रूरतों पर ही टिका हुआ है। अनुज को अपने ऊपर ही बेहद गुस्सा आता, मगर वो क्या करे। माया उसे खुद से दूर कर रही थी तो अनजाने में ही वो अंजलि की तरफ खींचा जा रहा था। आज भी अंजलि के निकलने के बाद अनुज कार उठाकर चल पड़ा और अंजलि से बोला, अंजलि तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। अंजलि मुस्कुराते हुए बैठ गई और अनुज से उसके कोर्ट केस के बारे में बात करने लगी। कार से उतरते हुए अंजलि ने अनुज से कहा, आज आप मेरे घर चलिए, एक कप चाय पीकर जाइए। अनुज बिना ना नुकर के अंजलि के साथ उसके घर चला गया। दोनों ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा 55 वर्ष की एक महिला ने खोला। अनुज ने अंदर जाकर देखा, जितना बड़ा अनुज के घर का ड्राइंग रूम है उतने में ही अंजलि का घर सिमट गया था। वो बुजुर्ग महिला बड़े सलीके से चाय और नाश्ता ले आई थी। अंजलि ने ही परिचय कराया, अनुज जी ये मेरी सास हैं और सासू माँ ये अनुज हैं। इनके बच्चों को ही मैं इनके घर ट्यूशन देने जाती हूँ। तभी अंदर से व्हील चेयर पर एक युवक आया और अंजलि से बोला, कौन आया है अंजलि? अंजलि बोली, ये मेरे पति अर्जुन हैं। उसे देखकर अनुज के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये अंजलि का पति है। अंजलि ने अनुज का परिचय अपने पति से कराया। फिर अनुज को अंजलि की सास ने वहीं रात के खाने पर रोक लिया। खाना बेहद स्वादिष्ट और प्यार से परोसा गया था। अनुज को सब बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी दिन से जो माया का व्यवहार है उससे ऊब चुका था अनुज। लेकिन अनुज को अंजलि पर बहुत दुख हो रहा था। उम्र ही क्या थी अंजलि की, हद से हद 27-28 वर्ष। कैसे काटेगी अपनी आगे वाली ज़िंदगी एक अपाहिज पति के साथ। अनुज को अंजलि में एक ऐसा साथी नज़र आने लगा जो उसी की तरह अकेला है। अब अक्सर अंजलि को अनुज उसके घर छोड़ने जाता था। एक दिन अनुज अंजलि से बोला, अंजलि क्या तुम्हें भगवान से शिकायत नहीं होती कि तुम्हें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है और तुम आगे का जीवन कैसे गुजारोगी इसके साथ? अंजलि बोली, मुझे तब ये शिकायत होती अगर मेरे अंदर हिम्मत और साहस का अभाव होता। बुज़दिल लोग ही अपनी परिस्थिति की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, जो भी है जैसा भी है मैं डटी हुई हूँ और अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें अच्छे से संभालती हूँ। परेशानी तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन रिश्ते अगर हाथ से निकल जाएं तो फिर हाथ नहीं आते। अनुज लालसा भरी नज़रों से देखते हुए अंजलि से बोला, क्या कभी अकेलापन नहीं लगता तुम्हें? अंजलि बोली, अनुज मेरा अकेलापन किसी का मोहताज नहीं है। मैं इतनी मजबूर ना पहले थी और ना अब हूँ कि एक छोटा सा तूफ़ान मुझे तिनके की तरह उड़ाकर किसी के भी घर के आंगन में पटक दे। मेरे घर की नींव और छत बेहद मजबूत हैं क्योंकि मैं अपनी परिस्थिति को स्वीकार करके उस पर काम करना शुरू कर देती हूँ। क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है या इधर उधर अपनी समस्या को गाना व्यर्थ है। अगर कोई समस्या है तो उसे स्वीकार करें और उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दें। आज नहीं तो कल अर्जुन ठीक हो जाएंगे और अगर नहीं भी होते हैं उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना मैं सिखा दूंगी। अनुज उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसे गौर से देख रहा था। अनुज बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो, गलत मेरी सोच है। समस्या के आते ही मैंने खुद को विक्टिम समझना शुरू कर दिया और इधर उधर सहानुभूति ढूंढने लगा।
थैंक यू अंजलि, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। अंजलि फिर से सौंधी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, इस बात पर चाय तो बनती है। अनुज बोला, बाद में, आज मुझे भी अपने घर की नींव और छत को अपनी हिम्मत, साहस और विश्वास से मजबूत बनाना है। मन ही मन अनुज मनन कर रहा था। एक छोटा सा सोच में बदलाव उसे कितनी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। कल से वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस समस्या को सुलझाएगा और एक बार उसकी नौकरी बहाल हो जाएगी तो फिर ऊपर की कमाई से 2 गज दूरी बना कर रखेगा। हाँ, गलती तो उसकी ही है और वो ही इस गलती को ठीक करेगा और सब सामान्य करने का पूरा प्रयत्न करेगा। सबसे पहले माया से सलाह लेकर कल दूसरे वकील के पास जाता हूँ, ये सोचते हुए अनुज ने कार अपने घर के सामने रोक दी थी। आज अनुज पूरी सकारात्मक सोच के साथ घर में दाखिल हुआ और माया को अपने पास बुलाकर अपने पास बैठाया और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माया, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और आज से हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और अपने जीवन सुखमय बनाने के लिए पूरा कड़ा प्रयत्न करेंगे और इन सब में मुझे मेरी पत्नी, मेरी माया का साथ चाहिए। बोलो माया, दोगी ना तुम मेरा साथ? माया एकटक अनुज को देखे जा रही थी। अनुज ने माया के कंधे पकड़कर उसे हिलाया। माया, माया, कहाँ खो गई तुम? बोलो, दोगी ना मेरा साथ तुम? माया भाव विभोर होकर अनुज के गले लग गई और बोली, मेरा साथ तो जीवन भर आपका है। तुम मेरे पति हो, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। माया रोने लगी। अनुज ने उसे चुप किया और उसके आंसू साफ किए और दोनों गले लग गए। अब अनुज के साथ उसकी पत्नी, उसका परिवार था। अब उसे बड़ी से बड़ी परेशानी से सामना करने का हौसला मिल चुका था। वो अगले ही दिन वकील से मिला और अब उसका हर काम में रास्ता निकलता चला गया।